Hello students, so today we will be starting a new chapter which is international organization. First of all, what is an international organization? International organization होती क्या है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई सुपर स्टेट नहीं है जो लोगों पे अथॉरिटी जमा रहा है उसके मेंबर्स के ऊपर, बल्कि कुछ कंट्रीज़ some countries have come together and decided to form an international organization. कुछ कंट्रीज साथ में आई और उन लोगों ने डिसाइड करा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए. नाउ वाई वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है? सो इट हेल्प्स विथ मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस. ये वॉर एंड पीस के मैटर्स में हेल्प करता है. ये हेल्प करता है कंट्रीज़ को कॉपरेट करने में आपस में, जिससे कि वो बेटर लिविंग कंडीशंस बना सके सबके लिए. International organizations deal with issues that can be only dealt when everyone works together. जब साथ में काम कर सके, जैसे कि डिजीज़, ग्लोबल वार्मिंग. अब जैसे अब कोरोना वायरस था, जब सब लोगों ने साथ में, सारी कंट्रीज़ ने साथ में काम करा, जब हम उसको इरेडिकेट कर पाए. ओके, सो लाइकवाइज we have to work together and international organization helps to implement cooperation बना रहता है अगर international organization रहती है तो. कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट दिस डज़ नॉट मीन वी शुड गो फॉर अ वॉर. इंस्टेड वी मस्ट डिस्कस ऑन इशूज़ एंड फाइंड पीसफुल सल्यूशंस. क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर वी हैव इवोल्यूशन ऑफ द UN. नाउ UN क्या है? UN इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, UN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. सो आप कैसे UN बनी ये हम अब देख रहे हैं. सो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल फील द नीड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को लगने लगा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एंड एज अ रिज़ल्ट लीग ऑफ नेशंस वॉज बॉर्न. एंड उसकी वजह से क्या, लीग ऑफ नेशंस बनाई गई. लीग ऑफ नेशंस की मतलब उसमें इनिशियल सक्सेस तो थी, बट इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. Okay, so then UN was founded as a successor of the League of Nations. UN को as a successor of the League of Nations found किया गया था and was established in 1945. And the UN Charter was signed by 51 states. Okay, this was signed by 51 countries. They come together and signed the UN Charter. And the main objectives of UN was to prevent international conflict and to facilitate cooperation and peace. So these are the main objectives of UN. Okay, and also conflicts occur because of lack of social and economic development. conflicts हो किस वजह से रही है? social और economic development की वजह से हो रही है conflicts. So UN aims to improve the prospects of social and economic development all over the world. ठीक है, next is UNO's composition. अब UN कैसे बना हुआ है? ठीक है, बाय 2011 UN हैड 193 मेंबर्स. 2011 तक UNO के अंदर 193 मेंबर स्टेट्स थे, सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स से. हर मेंबर का मतलब हर स्टेट का एक अपना वोट था, सिंगल वोट था हर एक स्टेट का. देन और उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स थे जो कि थे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना. अब इनको परमानेंट मेंबर्स किस बेसिस पे बनाया गया? एज दे वर द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विक्टर्स थे वो ये स्टेट्स थे, तो उनको इसी बेसिस के ऊपर सेलेक्ट करा गया परमानेंट मेंबर्स के लिए. UN में एक सेक्रेटरी जनरल होता है. ओके, एंड UN कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज. उसमें बहुत सारे डिफरेंट एजेंसीज होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं. And war and peace and differences between member states are discussed in UNO. Social and economic issues are dealt by many agencies such as WHO, UNDP, UNESCO, etc. तो ये जो issues है यहाँ पर बहुत सारी agencies के साथ में डील किए जाते हैं. right? Now what are the main organs of the UN? So first of all there is a General Assembly. एक जनरल असेंबली होती है जिसके अंदर सारे मेंबर्स होते हैं. ऑल 193 मेंबर्स आर देयर इन द जनरल असेंबली. द नेक्स्ट इज द सेक्रेटरीट. नाउ इन दिस इट इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल. द थर्ड ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. फोर्थ इज सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल में कौन होता है? 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स.
नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल. जो ट्रस्टीशिप काउंसिल इसका एम पूरा हो चुका है. नाउ दिस हैज़ डिसकंटिन्यूड. एंड द लास्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये सब मेन ऑर्गन्स है कि हेल्प करते हैं इसकी फंक्शनिंग में. रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर. यूएन में क्या क्या रिफॉर्म्स आए कोल्ड वॉर के बाद. सो देयर वर टू काइंड्स ऑफ रिफॉर्म. द फर्स्ट वन इज change in structures and processes, and the second is expansion of jurisdiction. Changes in structures and processes के अंदर भी दो टाइप्स के रिफॉर्म्स है. We will study them later on. And the expansion of jurisdiction means, expansion of jurisdiction क्या होता है? area of work. आपको किस किस एरिया में काम करना है. So first we will see change in structures and processes. It was to increase the membership of UN Security Council. प्रपोजल्स टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. मतलब इन सब स्टेट्स में से मेंबरशिप इंक्रीज करनी चाहिए और मेंबर्स को डालना चाहिए यूएन के काउंसिल के अंदर. एंड दे वांटेड इम्प्रूवमेंट्स इन द बजट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. एंड next is expansion of jurisdiction. So some countries wanted to focus more on peace and security. अब इसके अंदर कुछ कंट्रीज चाहती थी कि वो ज़्यादा पीस एंड सिक्योरिटी पे फोकस करे और कुछ चाहती थी कि उसका जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क तक ही कन्फाइंड रहे. नाउ व्हाई वी नीड रिफॉर्म्स आफ्टर द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के बाद में हमें रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत आई. लेट्स सी दिस. As you know that the Soviet Union had collapsed and the US emerged as the only power, the strongest power. But now China and India are also growing rapidly and they have emerged as a great power. So Asian economies are also growing at an unprecedented rate. Many new countries have also joined the UN and there are new sets of challenges like civil war, terrorism, ethnic conflicts, climate changes. तो ये सब चीज़ें कोल्ड वॉर के बाद हुई है, इसलिए अब हमको रिफॉर्म्स चाहिए यूएन के लिए. उस टाइम पे क्या था, सिर्फ यूएस एक सिंगल पावर थी. बट अब क्या है, अब और एशियन कंट्रीज इमर्ज हो रही है, चाइना, इंडिया, राइट. नाउ वी विल स्टडी रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस. अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. इसमें दो पार्ट्स है, सिक्योरिटी काउंसिल, एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड द अबॉलिशन ऑफ वीटो. सो फर्स्ट वी विल स्टडी एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. सो इन 1992 यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रिजोल्यूशन. एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करा गया था और इसके अंदर 3 कंप्लेंट्स आई थी. नाउ व्हाट एवर द 3 कंप्लेंट्स दैट द सिक्योरिटी जनरल जो थे, वहाँ के जो सिक्योरिटी काउंसिल था, वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है. वो सिर्फ वही डिसीजंस रिफ्लेक्ट करता है जो कि वेस्टर्न वैल्यूज़ या उनके इंटरेस्ट के अंदर हो, क्योंकि दे आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स. मतलब यूएसए वगैरह जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वो सिर्फ उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा था. एंड इट ऑल्सो लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन. देन ऑन 1 जनवरी 1997 जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट करी कि किस तरीके से रिफॉर्म्स होने चाहिए. सो ये प्रपोजल्स जो आए थे वो है, द कंट्री शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर. जो यूएन के उसमें आनी चाहती है कंट्री, परमानेंट मेंबर जो बनना चाहती है, वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, एक मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होनी चाहिए यूएन बजट के अंदर, वो एक बिग नेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, उसमें डेमोक्रेसी को सुप्रीम माना जाना चाहिए और वहाँ पर ह्यूमन राइट्स भी होनी चाहिए. एंड इट शुड ऑल्सो मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर. The next reform is abolition of veto. In Security Council there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. So 5 permanent members है और 10 non-permanent members है. तो non-permanent members जो है वो री-इलेक्ट नहीं हो सकते जब तक कि उनका जो 2 ईयर का जो गैप है वो कंप्लीट नहीं हो जाता. मतलब मेंबर्स 2 ईयर्स के लिए रह चुके, फिर उसके बाद में 2 ईयर का गैप होने चाहिए, उसके बाद ही वो री-इलेक्ट करे जाते हैं. द मेन पावर्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स इज परमानेंसी ऑफ वीटो. और जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनकी मेन पावर ही क्या होती है कि वो हमेशा परमानेंट रहेंगे और एक उनके पास वीटो पावर होती है. सो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग सच रिफॉर्म. अबॉलिशमेंट ऑफ वीटो लाना ही बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर ये रिफॉर्म हो गया देन जो ग्रेट पावर्स है जो कि ऑलरेडी परमानेंट मेंबर्स है वो इंटरेस्ट ही लूज़ कर देगी अपना, राइट. एंड दे वुड डू वट एवर दे प्लीज्ड. मतलब उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे और वो इसमें कंट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे हमको यूएन में. सो द बॉडी विल बी इनइफेक्टिव एंड विदाउट देयर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, राइट. सो हम ये नहीं कर सकते.
It is very difficult to bring this kind of reform, right? Then moving further, we have expansion of jurisdiction, which is our second reform, and it is given in your book with the heading jurisdiction of the UN. So let's see this. हमको क्या क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं हमको jurisdiction of the UN. So there should be a creation of peace building commission, acceptance of the responsibility of the international community in case of failures, establishment of a human rights council, agreements to achieve the millennium development, condemnation of terrorism, creation of democracy funds and an agreement to wind up the trusteeship council, जो कि already हो चुका है. So इसमें आपको समझाने का कुछ नहीं है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, राइट. देन मूविंग फर्दर वी हैव इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स. नाउ अब इंडिया का क्या ओपिनियन है कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए यूएन के अंदर. सो लेट्स सी दैट. सो यूएन शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी. ऑल्सो दे शुड मॉडिफाई द कॉम्पोजिशन. उनको अपने सिक्योरिटी काउंसिल का जो कॉम्पोजिशन है उसे मॉडिफाई करना चाहिए. एक्सपेंडेड काउंसिल विथ मोर रिप्रेजेंटेशन विल एंजॉय ग्रेटर इकॉनमी. अगर काउंसिल को ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी और फिर ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट होगा, ज़्यादा लोग एंजॉय कर पाएंगे. यूएनएससी मेंबरशिप एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15. पहले वो 11 ही थी यूएन की जो मेंबरशिप थी, अब वो 15 हो गई है. बट देयर इज़ नो चेंज इन परमानेंट मेंबर्स, तो उसके अंदर भी चेंज होना चाहिए. इंडिया सपोर्ट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ बोथ परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स. इंडिया दोनों में सपोर्ट करता है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स भी इंक्रीज करो और परमानेंट मेंबर भी इंक्रीज करो. एंड इंडिया आर्ग्यूज दैट डेवलपिंग कंट्रीज शुड हैव अ रोल इन शेपिंग द डिसीजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल. जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रही है उनका एक रोल होना चाहिए डिसीजंस के अंदर जो कि सिक्योरिटी काउंसिल्स में लिए जा रहे हैं. नाउ इंडिया क्लेम्स दैट, इंडिया क्लेम करती है कि वो भी एक परमानेंट मेंबर बन सकती है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर. इंडिया विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर एज इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. वो फुलफिल कर रही है जो वहाँ पर प्रपोजल वहाँ पर दिए गए थे. इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है. एंड इट ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द इनिशिएटिव्स ऑफ द, और एक ही सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर भी है. And also give financial contribution. But there are some objections on India. वो क्या objections है? Let's see. So India's nuclear weapon capabilities. इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज़ है वो इतनी अच्छी नहीं है, ये हम पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं लोग. And there are difficulties with Pakistan which make it an ineffective member. If India is included, then we have to accommodate other countries such as Japan, Brazil, etc. अगर हम इंडिया को अकोमोडेट कर रहे हैं यूएन के काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर के अंदर, तो हमको और भी कंट्रीज़ को उसमें लेना पड़ेगा जैसे कि जापान, ब्राज़ील. सो दिस इज़ वन थिंग. एंड पीपल फील दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, क्योंकि एशिया से एक ऑलरेडी गया हुआ है वहाँ, लाइक चाइना इज़ ऑलरेडी इन द काउंसिल. सो पीपल फील दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी represented. Now UN in a unipolar world. So US power cannot be easily checked क्योंकि US सबसे strong है. It is the only super power. So US की जो power है उसको easily check नहीं किया जा सकता. US stands alone as a super power. It is the largest contributor to UN. वो सबसे बड़ा contributor है UN के अंदर. UN itself is physically located in the USA टेरिटरी. वो खुद फिजिकली वहाँ लोकेटेड है एंड वहाँ पर ज़्यादातर USA के नेशनलिस्ट और उसके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं यूएन ब्यूरोक्रेसी के अंदर. एंड ऑल्सो US हैज़ द वीटो पावर, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग. ना व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड. अब ये जो यूएन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या रोल है इस वर्ल्ड में जहाँ पर यूएस एक सिंगल सुपर पावर है. तो फर्स्ट इज यूएन हैज़ हेल्प टू ब्रिंग द यूएस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनटू डिस्कशंस ओवर वेरियस इश्यूज. तो यूएन ने क्या हेल्प करा है कि यूएसए और बाकी सारी कंट्रीज़ वो डिस्कस कर पाए वेरियस इश्यूज़ पर. डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सी चीज़ों पे वो बात कर पाए. एंड यूएन हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड टू मॉडिफाई यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज़. उसके थोड़ा एटीट्यूड और थोड़ी बहुत उसकी पॉलिसीज़ को भी मॉडिफाई करने के अंदर हेल्प करी है. सो दिस वॉज द रोल ऑफ द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड. So with this, our chapter is over. I hope you liked it. Thank you.